हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है धक्के की एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एग्ज़ाम को तो बहुत कम दिन बचे हैं। पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा और नया कुछ क्या ही पढ़िएगा, आप बस रिवीजन कीजिएगा। जो पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और करेंट अफेयर पे अपना पकड़ अच्छे से बना लीजिएगा। और इस क्लास को भी ज़रूर लीजिएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? आइए पहले प्रस्तावना की पृष्ठभूमि देखते हैं, आखिर प्रस्तावना आया कहाँ से था। प्रस्तावना की अगर बात की जाए तो 13 दिसंबर कब 13 दिसंबर 1946 को, कब 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कहाँ? संविधान सभा में। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कौन सा प्रस्ताव? तो उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। इसे 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, और इसी को वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया? तो भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा के द्वारा इसे पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। इसी को वर्तमान में उद्देश्य प्रस्ताव को ही वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? तो प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता? क्या मैं इसको मिटा दे रही हूँ? आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। 5 प्रकार के कौन कौन सी स्वतंत्रता? पहले विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और एक उपासना की स्वतंत्रता। कौन सी? उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो न्याय की बात की गई है 3 प्रकार की। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, और एक कौन सा? राजनीतिक। कौन सा? राजनीतिक। ठीक है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम वाले बहुत फंसाते हैं। देखिए, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है, इसमें आर्थिक को हटा देगा, धार्मिक दे देगा, या राजनीतिक को हटा देगा, धार्मिक दे देगा, या किसी एक को हटा के धार्मिक या कोई और दे देगा। तो आपसे पूछेगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कौन इनमें से नहीं प्रस्तावना में जिक्र किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की न्याय की? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और इसका क्रम भी इसी प्रकार से है, पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार की समानता की बात की गई है प्रस्तावना में? तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन से? प्रतिष्ठा की समानता। कौन सा? प्रतिष्ठा की समानता, और एक कौन सा? अवसर की समानता। ठीक है। अवसर की समानता। तो 2 प्रकार की समानता की बात, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है प्रस्तावना में, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। एक प्रस्तावना से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में अभी तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में अभी तक 1 बार मात्र संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो इसे संशोधन किया गया प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन अभी तक हुआ है। और संशोधन करके क्या जोड़ा गया था? इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? तो सामाजिक,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि सब प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पहली बार कब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहले सब प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था। तो ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद, कौन सा? केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ था। ठीक है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। कब माने थे? 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में असत्य कथन। देखिए, सत्य और असत्य पे खासे ध्यान रखिएगा, इसके कारण 2-3 क्वेश्चन बच्चों की गलत हो जाती है। तो क्या पूछ रहा है? संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो क्या ये प्रकृति में उदासीन होता है? तो जी बिल्कुल, यह प्रकृति में उदासीन होता है। ये सही है। यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। बिल्कुल, ये प्रकाश के वेग से गमन करती है। ठीक है। इसका स्पीड प्रकाश जैसा ही होता है। ये भी सही है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग दोनों होता है। क्या इसके पास ऊर्जा एवं संवेग दोनों होता है? बिल्कुल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? इसकी अवधारणा रोंटजन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नहीं, ये गलत है। यहाँ रोंटजन के द्वारा नहीं, मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मैक्सवेल के द्वारा। रुकिए, यहाँ लिखते रही हूँ। किसके द्वारा किया गया था? मैक्सवेल के द्वारा। रोंटजन नहीं, मैक्सवेल ने इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सभी विद्युत चुंबकीय किसका बना होता है? तो सभी विद्युतीय चुंबकीय जो है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन का बना होता है। किसका बना होता है? सभी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन का बना होता है। ठीक है। किसका बना होता है? फोटोन का बना होता है। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक का वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है? तो किसका सर्वाधिक होता है वेदन क्षमता? सर्वाधिक वेदन क्षमता होता है गामा किरण का। किसका होता है? गामा किरण का वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। गामा किरण की खोज आपसे पूछा जाएगा, गामा किरण की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी गामा किरण की? तो खोज किया गया था गामा किरण की पोल बिल्लार्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पोल बिल्लार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? पोल बिल्लार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। इसका वेदन क्षमता अत्यधिक होता है। किसका? गामा किरण का। इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और किस में होता है? तो कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। किस में की जाती है? नाभिकीय अभिक्रिया में की जाती है और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है गामा किरण की खोज। ठीक है। गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा किरण। और इसकी उपयोग किस में होती है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में उपयोग होता है। और इसका क्या सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक इसका वेदन क्षमता होता है। क्या होता है? वेदन क्षमता। अगर एक्स किरण की बात की जाए तो एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण की खोज की थी रोंटजन ने। किसने की थी? रोंटजन ने एक्स किरण की खोज की थी। ठीक है। रोंटजन ने एक्स किरण की खोज की थी। इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग चिकित्सा में होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। किस में होता है? चिकित्सा में होता है। जैसे एक्सरे उसे करवाते हैं तो उसमें क्या होता है? एक्स किरण ही होता है ना। तो चिकित्सा में होता है और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। ठीक है। उसी तरीके से एक है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण की खोज किसने की थी? तो अवरक्त किरण की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। किसने की थी? विलियम हर्शेल के द्वारा अवरक्त किरण की खोज की गई थी। ठीक है। विलियम हर्शेल के द्वारा अवरक्त किरण की खोज की गई थी। इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग होता है इसका उपयोग होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये किरण जो है अवरक्त किरण, उसमें यह विकिरण है। ठीक है। जिस वस्तु पर पड़ता है उसका ताप बढ़ जाता है।
कौन सा किरण? अवरक्त किरण जिस वस्तु पर पड़ता है उसका ताप बढ़ जाता है। और इसका उपयोग कोहरे में, कोहरा जो होता है ना, सर्दी के मौसम में देखते हैं कोहरा कुआशा लगता है, तो कोहरे में फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, ठीक है, फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। फिर रोगियों की सेकाई करने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। और एक तरंग होता है लघु तरंग, ठीक है, लघु रेडियो तरंग। इसका खोज किसने किया था? तो हेनरी ने किया था। किसने किया था? हेनरिक ने किया था। इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग होता है रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। दूसरा है दीर्घ रेडियो तरंग। इसकी खोज किसने किया था? मार्कोनी के द्वारा किया गया था, ठीक है, मार्कोनी के द्वारा। और इसका उपयोग किस में होता है? तो दीर्घ रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी ने किया था और इसका उपयोग रेडियो और टेलीविज़न में इसका भी उपयोग होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्या है? सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता? क्या वेग चाल नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता, या तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, या इनमें से कोई नहीं, तीनों बदलता है? क्या बदलता है? तो आवृत्ति जो है ये नहीं बदलता है। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है, जबकि उसका चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम का ध्वनि गमन नहीं करता है, जबकि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर लेता है, ठीक है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि सर्वाधिक किसमें गमन करती है? द्रव में, धातु में, ठोस में। तो ध्वनि सर्वाधिक ठोस में गमन करती है। किस में गमन करती है? ठोस में, ठीक है। ठोस के बाद तो द्रव में। एक क्रम को याद रखिएगा, ठीक है। द्रव के बाद गैस में, ठीक है। तो ध्वनि सर्वाधिक गमन करती है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में गमन करती है, ठीक है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर ध्वनि के समय अगर ताप बढ़ जाए तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माध्यम में अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस कितना? अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में कितनी परिवर्तन हो जाती है? तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में परिवर्तन हो जाती है। कितने डिग्री की बढ़ोतरी हो, कितने मीटर की बढ़ोतरी हो जाती है? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है ध्वनि की चाल, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता बढ़ने से भी ध्वनि की चाल में ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। क्या होता है? आर्द्रता बढ़ने के बाद ध्वनि की चाल बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस 3 ही क्वेश्चन पूछेगा। ध्वनि पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ाने से ध्वनि की गमन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड चाल बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्वनि के चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होती है? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, दाब का कोई प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है, ठीक है। और क्या नहीं बदलता? एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर तो आवृत्ति चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता? आवृत्ति चेंज नहीं होता है, ठीक है। जबकि चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है, ठीक है। ध्वनि का एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है ध्वनि का चाल वायु में? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्वनि का प्रकार पूछा जाता है, ठीक है।
अपश्रव्य तरंग। कौन सा? अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग क्या होता है कि 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहा जाता है। इसे हम लोग नहीं सुन सकते, इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। किसे नहीं सुन सकता? तो अपश्रव्य तरंग को हमारा कान नहीं सुन सकता है। इसका क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से ये कम होता है, ठीक है। एक है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कितने तक होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यह तरंग हमारा कान सुन सकता है। कौन से तरंग को हमारा कान सुन सकता है? तो श्रव्य तरंग को हमारा कान सुन सकता है, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। एक होता है प्रश्रव्य तरंग, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। इसे भी हमारा कान नहीं सुन सकता, ठीक है। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। इसे कौन सुन सकता है? तो इसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है। कौन से तरंग को सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। तो प्रश्रव्य तरंग को सुन सकता है। किसे सुन सकता है? प्रश्रव्य तरंग को सुन सकता है। हमारा कान दो तरंग को नहीं सुन सकता, अपश्रव्य तरंग को भी नहीं सुन सकता, प्रश्रव्य तरंग को भी नहीं सुन सकता, लेकिन श्रव्य तरंग को सुन सकता है, ठीक है। तो कितनी आवृत्ति वाले ध्वनि को हमारा कान सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 वाले हर्ट्ज, जिसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उस आवृत्ति वाले तरंग को हमारी कान सुन सकती है, ठीक है। लेकिन 20,000 आवृत्ति से कम जिसका तरंग हो उसको हमारा कान नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी हो जिसकी आवृत्ति, उसे भी हमारा कान नहीं सुन सकता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948 में। कब आई थी? 1948 में, ठीक है। अगर पहली औद्योगिक नीति की बात की जाए कि भारत में ब्रिटिश काल में, कब? ब्रिटिश काल में पहली औद्योगिक नीति कब आया था? तो ब्रिटिश काल में पहली औद्योगिक नीति आया था 1881 में। किसके शासनकाल में? तो रिपन के शासनकाल में आया था, ठीक है। इसमें बच्चों के लिए इसमें कुछ प्रोटेक्शन लाया गया था कि जैसे कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य पर नहीं लिया जाए। इसके बाद कुछ और भी उसके लिए नियम कानून लाया गया था 1781 में, जो औद्योगिक नियम लाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम औद्योगिक नियम जो लाया गया था, या प्रथम फैक्ट्री कारखाना अधिनियम जो लाया गया था, वो किसको फोकस किया गया था? तो बच्चों की सुरक्षा के लिए लाया गया था। किसकी सुरक्षा के लिए? बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है प्रथम औद्योगिक अधिनियम या प्रथम कारखाना अधिनियम में, ठीक है, जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? द्वितीय कारखाना अधिनियम लाया गया था 1891 में, जिसमें औरतों की सुरक्षा की बात की गई थी। किसकी? तो महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई थी, ठीक है, द्वितीय औद्योगिक नियम में, ठीक है। तो प्रथम लाया गया था 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, दूसरा लाया गया था 1891 में। अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत में कुल कितने औद्योगिक नियम अभी तक आ चुके हैं? तो कुल 6 आ चुके हैं। कितने? 6। कब कब आए हैं? तो स्वतंत्र भारत के 6 आए थे। प्रथम 6 अप्रैल 1948 को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था 1956 में। तीसरा लाया गया था 1977 में। चौथा 1980 में। पाँचवा 1990 में। और छठा लाया गया था 1991 में। ये स्वतंत्र भारत के कारखाना अधिनियम है। क्या है? स्वतंत्र भारत के औद्योगिक अधिनियम है, जो 1948, 1956, 1977, 1980, 1990, 1991 में लाया गया था। लेकिन प्रथम औद्योगिक अधिनियम कब लाया गया था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए लाया गया था। और दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था 1891 में, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? आइए पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स की अगर स्थापना की बात की जाए तो पहले इसका नाम ब्रिक था। क्या था? ब्रिक था। इसमें एस नहीं जुड़ा था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। इसमें जुड़ गया 2010 में कौन सा देश? इसमें 2010 में जुड़ गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका जुड़ गया। साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। क्या पड़ गया? ब्रिक्स पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन रूस में हुआ था। रूस के कहाँ? रूस नहीं पूछा जाता है, रूस के जगह पूछा जाता है कि रूस के किस जगह पर, या फिर किस, अगर रूस ऑप्शन में नहीं दे और सीधा उस जगह का नाम बता दे कि किस जगह पर हुआ था, तो आप लोग रूस पढ़े रहोगे तो कन्फ्यूज कर जाओगे भाई हुआ कहाँ था। तो ये येकातेरिनबर्ग में। कहाँ हुआ था? रूस के येकातेरिनबर्ग में, ठीक है, तेरिनबर्ग में हुआ था
प्रथम सम्मेलन, ठीक है, कहाँ हुआ था? रूस के येकातेरिनबर्ग में 2009 में। कब हुआ था? 2009 में हुआ था प्रथम सम्मेलन ब्रिक्स का। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 10 हैं। कितने हैं? 10 वर्तमान में सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया इसमें जुड़ा है, ठीक है। आपसे पूछेगा दूसरा क्वेश्चन और कि वर्तमान में 2025 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 2025 में ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था 2025 वाले ब्रिक्स सम्मेलन में, जो कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगर मान लीजिए देश नाम नहीं दे, जगह का नाम देते तो जगह का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उसमें अफ्रीका कब शामिल हुआ था? जस्ट मैं बताई कि 2010 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 2010 में ब्रिक्स उसमें शामिल हुआ था अफ्रीका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, इसको बड़ा कर दे रही हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को तो देखने में शायद हो रही है अब, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। बिल्कुल ये सही है। सार्क में कुल 8 देश शामिल है, ये भी सही है। सार्क का मुख्यालय ढाका है, नहीं ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका कितने क्वेश्चन असत्य, अच्छा कौन सा क्वेश्चन असत्य है पूछ रहा है? असत्य कथन केवल 3 है। कौन सा है? केवल 3 कथन असत्य है, क्योंकि इसका मुख्यालय ढाका नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू है। कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू है, इसका मुख्यालय, ठीक है। अगर सार्क के देशों की बात की जाए कि उसमें कौन कौन से 8 देश हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी 3-4 देश दे के पूछता है कि इसमें से कौन से सार्क के सदस्य नहीं हैं। तो इसलिए देश का नाम भी याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से देश इसमें है। पहला नंबर पे तो अपना प्यारा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और कौन सा है? मालदीव, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। 8 देश हो गए। अफ़गानिस्तान और कौन सा है? एक श्रीलंका है, श्रीलंका, ठीक है। तो कुल 8 देश हो गए। कौन कौन से? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश सार्क के सदस्य देश हैं, ठीक है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है? तो ये किसके बारे में कहा था उन्होंने? तो उन्होंने कहा था अगस्त प्रस्ताव के बारे में। किसके बारे में कहा था? अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव को कब लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। किसे? अगस्त प्रस्ताव को। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिनलिथुओ के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिनलिथुओ के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो क्रिप्स मिशन को कब लाया गया था? क्रिप्स मिशन को लाया गया था 1942 में। कब लाया गया था? 1942 में। 22 या 23 मार्च देता है क्रिप्स मिशन का, ठीक है। 23 या 24 मार्च देता है। क्रिप्स मिशन आया था भारत। और कब लाया गया था? 1942 में। अगर कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च। इसका भी कहीं 24 देता है, कहीं 23 देता है, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर 24 ही देता है। 24 ही ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है कि 24 मार्च 1946 को भारत कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन का सदस्य पूछता है कितने सदस्य थे इसमें? तो कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? तो ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर और ए.बी. अलेक्जेंडर के अलावा इसमें पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स था, ठीक है। क्रिप्स भी इसका सदस्य था। और कौन था? तो ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस था, ठीक है। तो तीनों सदस्य का नाम याद रखिए, क्योंकि बीपीएससी में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कैबिनेट मिशन में कौन से सदस्य थे, कौन से सदस्य नहीं थे, कुल कितने सदस्य थे, इसी प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन का सदस्य था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में कमचटका प्रायद्वीप स्थित है? ये क्वेश्चन भी आई हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में कमचटका प्रायद्वीप में 8.1 का भूकंप आया था। इतनी तीव्रता का भूकंप आया था, इसलिए
जगह काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये रूस प्रायद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये रूस देश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कमचटका प्रायद्वीप तो रूस में पड़ता है, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए, एक और झील है बहुत प्रसिद्ध, टिटिकाका झील। कौन सा? टिटिकाका झील, जिसे हनीमून लेक के नाम से या हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। ये किस देश में स्थित है? तो ये चिली देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिली देश में स्थित है। कौन सा? टिटिकाका झील या फिर हनीमून झील, ठीक है। उसे ही हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? तो बेलारूस की लगती है बिल्कुल, पोलैंड की इसकी भी लगती है, स्लोवेनिया की भी लगती है बिल्कुल, सर्बिया की नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा जाएगा इसके अलावा और कौन से देश की सीमा लगती है यूक्रेन से? तो और रूस की सीमा भी लगती है यूक्रेन से। और किस देश की सीमा लगती है? हंगरी देश का भी सीमा यूक्रेन से लगती है। हंगरी के अलावे रोमानिया का भी सीमा यूक्रेन से लगता है। किससे? रोमानिया का सीमा भी यूक्रेन से लगता है। माल्डोवा देश का भी सीमा यूक्रेन से लगता है। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से, लगभग 4 साल से यूक्रेन और रूस युद्ध में भिड़े देश हैं। तो यूक्रेन अभी चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है इससे संबंधित देश। इवन अभी डीएसओ वाला एग्ज़ाम, ना कोई एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूक्रेन से सीमा किस देश का नहीं लगता या लगता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, किस किस से सीमा लगता है? बेलारूस, पोलैंड, स्लोवानिया, रूस, माल्डोवा, हंगरी, रोमानिया से यूक्रेन का सीमा लगता है। यूक्रेन का राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन का राजधानी क्यू है। कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी क्यू है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि दक्षिण में किस सागर से इसका सीमा लगता है? तो काला सागर से। किससे? काला सागर और अजय सागर। कौन सा? काला सागर और अजय सागर से भी यूक्रेन का सीमा लगता है। किससे? अजय सागर और काला सागर से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाबलीपुरम में स्थित रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, ठीक है। आइए कृष्ण प्रथम के बारे में जानते हैं। ये किस वंश के शासक थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। किसके? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इनके द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया था, एलोरा का कैलाश मंदिर। आपसे पूछा जाएगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय की बात की जाए तो इनके द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था? इनके द्वारा भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन प्रथम के द्वारा, द्वितीय के द्वारा। कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण, तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया गया है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। कहाँ है अंकोर वाट का मंदिर? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है। और किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। और आपको मैं बता दूँ कि अंकोर वाट के मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। पहले दुनिया में 8-7 अजूबा था ना, ये 8वां अजूबा घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया 8वां अजूबा? तो कंबोडिया के अंकोर वाट के मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया, जिसका निर्माण किसने करवाया है? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। नरसिंह देव प्रथम की बात की जाए तो इनके द्वारा भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया। कौन सा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कहाँ है कोणार्क के सूर्य मंदिर? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो उड़ीसा में स्थित है और नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया गया था? किसका निर्माण करवाया था? तो अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकुर वाट का मंदिर किसके ने करवाया था? तो उसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया था। और जबकि ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? तो अंकुर वाट के मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अंकुर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। कृष्णदेव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम किस वंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ठीक है। किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया है, यानी कि राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख किस में किया गया है। तो राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है। किस में किया गया, अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक किससे संबंधित बात की गई, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के क्लोज ए से अनुच्छेद 243 के क्लोज ओ तक चर्चा किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक नज़र में सुन लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट भी बता दूंगी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। 243 के ए में किसकी चर्चा की है, तो ग्राम सभा की चर्चा की है। ठीक है, ग्राम सभा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 बी में किसकी चर्चा की गई, तो पंचायतों के गठन की बात की है। अनुच्छेद 243 के सी में पंचायत की संरचना की बात की गई है। ठीक है, डी में किसकी बात की गई है, तो डी में आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया जाएगा, 33%। हालांकि बहुत सारे राज्य हैं जो 50% दे चुके हैं, उसमें बिहार है, उत्तराखंड है, ये सब 50% दे रखे हैं पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि महिला आरक्षण से संबंधित किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, तो अनुच्छेद 243 के क्लोज डी में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के ई में कार्यकाल की चर्चा की गई है। तो कितनी कार्यकाल होगी पंचायती राज व्यवस्था का, तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती है। कितनी होती है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। ठीक है, एप में सदस्यों की योग्यता की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के एप में किसकी चर्चा की गई, सदस्यों की योग्यता की, यानी कि जो 21 वर्ष पूरा कर चुका हुआ ही पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ सकता है और वो भारत का नागरिक भी हो। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए जी में किसकी चर्चा की गई है, तो 243 के जी में पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों की चर्चा की गई। ठीक है, और 29 विषय का भी चर्चा इसी में किया गया। पंचायती राज व्यवस्था मैं बता दूं कुल 29 विषय हैं, कितने 29 विषय है, और इसकी चर्चा किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के क्लोज जी में किया गया। और ये क्वेश्चन BBI है क्योंकि BPSC में पूछा जा चुका है 243 के क्लोज जी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें शक्तियों का उल्लेख है, पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों का उल्लेख किसमें है, तो क्लोज जी में है। और 29 विषयों का जिक्र किसमें है, तो 29 विषयों का उल्लेख भी इसी अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 का एच, इसमें किसकी बात की गई, तो टैक्स की बात की गई है, अर्थात कर की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 243 आई में तो वित्त आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन केंद्र का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, उसमें राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है, जो किस में अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 243 के में है। ठीक है, एक है अनुच्छेद एल, कौन सा, 243 का एल, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज का गठन का चर्चा किया गया। ठीक है, कि केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज का गठन होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, एक क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 का एम, कहाँ कहाँ पंचायत नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत BBI है, क्वेश्चन भी BPSC में पूछा जा चुका है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में नहीं है। ठीक है, कहाँ नहीं है, तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, अनुच्छेद 243 का ओ, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि पंचायतों के परिसीमन में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो सारा क्लोज क्लियर हो गया है। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बोली हूँ कि जो पूछा जा चुका है उसको तो खासे ध्यान दीजिएगा। GHIO एम वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लोज एम वाला, जिसमें जिक्र किया कहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में नहीं है। ठीक है, हालांकि अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में नहीं है और पश्चिम बंगाल वाले कुछ क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र जो है वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का जहाँ पर अनुसूचित जाति है वहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया, लेकिन इसके कुछ क्षेत्र में, लेकिन मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में है ही नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय में थोड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उपराज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद
239 के क्लोज 2 में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। अगर अनुच्छेद 239 की बात की जाए तो अनुच्छेद 239 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 239 में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति अपने द्वारा प्रशासक वहाँ नियुक्त करेंगे। कहाँ नियुक्त करेंगे? केंद्र शासित प्रदेश में। जैसे उपराज्यपाल या प्रशासक कहीं नियुक्त करते हैं तो वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आते हैं ना। तो डायरेक्टली देखा जाए तो राष्ट्रपति ही शासन करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। इसका जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 239 में किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 239 का क्लोज ए क्या कहता है? तो अनुच्छेद 239 का क्लोज ए कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल का गठन, क्या कहता है? विधानमंडल का गठन, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 239 का ए कहता है। अनुच्छेद 239 का डबल ए ये क्या कह रहा है? क्लोज होगा, ठीक है। क्या कहता है? ये कहता है कि दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान का जिक्र किया गया है। दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान का जिक्र किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 239 के डबल ए में किया गया है। दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर बात की जाए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है दिल्ली में किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन वहाँ 356 के तहत नहीं लगता है। किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 239 का ए बी, ठीक है। 239 के ए बी के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। 239 बी की बात की जाए तो 239 बी क्या कहता है? 239 बी कहता है कि वहाँ जो भी रहेंगे प्रशासक, जो भी रहेंगे, अध्यादेश का उसको अधिकार है। किसे है? अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? तो उपराज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। उपराज्यपाल या प्रशासक जो भी होंगे वहाँ पर, कहीं पर किसी केंद्र शासित प्रदेश में उप प्रशासक होते हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, तो जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 239 बी के तहत। जबकि राज्य किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है राज्य। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 239 बी के तहत अध्यादेश जारी करता है, ऊपर से वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही करता है, ठीक है। अनुच्छेद 240 क्या कहता है? अनुच्छेद 240 कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में, यानी कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति विशेष शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 241 किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 241 में हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। और मात्र दो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ अपना हाई कोर्ट है। एक तो दिल्ली है, कौन सा है? दिल्ली है, जहाँ सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख का भी शासन करता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ज्वाइंट उच्च न्यायालय है, अर्थात ज्वाइंट हाई कोर्ट है। किसका? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, लेकिन दिल्ली का स्वयं का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? ये क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। कौन बदलता है? ऐसा कौन करता है? ये करता है माइक्रोफोन। कौन करता है? माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसा माइक्रोफोन करता है। जबकि लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? ऐसा सितार करता है, ठीक है। कौन करता है? सितार करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत सेल क्या करता है? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसने बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत सेल बदलता है, ठीक है। जबकि विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदल देता है? प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को। तो ये विद्युत बल्ब करता है, ठीक है। अगर वहीं हम विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? विद्युत मोटर
तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अगर वहीं हम ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। सोलर लाइट क्या करता है, तो सोलर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती क्या करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। डायनेमो, ये भी VVI है। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी का मान घट जाता है, क्या होता है, जी का मान घटता है, सॉरी घटना नहीं होगा यहाँ, घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जी का मान महत्तम कहाँ होता है, सर्वाधिक। जी का मान सर्वाधिक या महत्तम कहाँ होता है, तो जी का मान सर्वाधिक यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, कहाँ होता है, तो ये ध्रुव पे होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पे होता है। ध्रुव पे या पोल पर, ध्रुव को ही पोल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम, शून्य नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, जबकि सर्वाधिक जी का मान पोल पे होता है, अर्थात ध्रुव पे होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन गति अगर बढ़ जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घट जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का मान घट जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है, मान बढ़ जाएगा। जबकि जब पृथ्वी स्पीड से घूमेगा तो जी का मान कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब पृथ्वी धीरे घूमेगा तो उसका जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगेगी तो क्या होगा। तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान शून्य हो जाएगा, सॉरी जो वेट है उसका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति प्रदर्शित करता है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश जारी करना उनका विधायी शक्ति है। कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन मैं कभी और डिस्कस कर दूँगी, आज बहुत लेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। तो आमरी, बिल्कुल ये भारत में स्थित है। मिथासल, बिल्कुल ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ये भी भारत में स्थित है। बनावली, बिल्कुल ये भी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा नहीं, ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। क्या हो जाएगा, 1 2 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो ये क्या था, कोक्कल प्रथम ने। किसने किया था, कोक्कल प्रथम ने, ठीक है, किसने किया था, कोक्कल प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन्हाजुत सिराज ने तबकाते नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया था। तो ये किया था नसरुद्दीन महमूद को। किसे किया था, नसरुद्दीन महमूद को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। किसने लिखा था तबकाते नासरी, तो आपको ये भी पता चल गया, मिन्हाजुत सिराज ने लिखा था। किसने लिखा था, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा था तबकाते नासरी, जो किसको समर्पित था, नसरुद्दीन महमूद को समर्पित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, कल वाला ये हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जो क्वेश्चन मैं विस्तार पूर्वक नहीं बताई हूँ उसको मैं कल दूसरे कभी आएगा वैसे उस टाइप का क्वेश्चन तो मैं उसका डिटेल कर दूँगी। आज बहुत लेट हो चुका है। सो अगेन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।